नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेके है। और जब भी हम 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करते हैं तो उसमें यूएस का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ही इनको डेवलप किया गया था और इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद अभी रशिया और चाइना की तरफ से भी अपनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाया जा चुका है, लेकिन भारत के पास अभी भी कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। और हमारी एमका की बात करें, जो कि एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, इसको तैयार होने में अभी कम से कम 5 से 7 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन इसी बीच चाइना की तरफ से जिस तरीके से बॉर्डर पर एग्रेशन दिखाया जा रहा है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर फ्यूचर में चाइना भारत पर हमला करने की कोशिश करता है तो इससे चाइना की जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी को क्रिएट कर सकते हैं। इसी बीच कई बार ये खबर भी सामने आ चुका है जिसमें बताया गया कि भारत को यूनाइटेड स्टेट से F-35 को खरीद लेना चाहिए या फिर खरीदने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अभी तक ऑफिशियल लेवल में ना तो यूएस की तरफ से भारत को F-35 को ऑफर किया गया और ना ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको खरीदने के लिए कोई इंटरेस्ट दिखाया गया। अब जहां तक बात रही F-35 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की, तो इसका बस एक ही रास्ता है कि अगर इसको यूएस की तरफ से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ऑफर किया आता है, तब जाके इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी फॉरेन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने का भी भारत का कोई भी इरादा नहीं है। और ऊपर से हम S-400 सिस्टम को भी ऑपरेट करते हैं, तो उस वजह से शायद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी F-35 को भारत को ऑफर किया जाएगा। लेकिन आज से लगभग 2-3 महीने पहले ऐसा सुनने को मिला था कि यूनाइटेड स्टेट की सीनेट में कोई बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें भारत को F-35 की एक हेवीली मॉडिफाइड वेरिएंट को ऑफर करने का प्रपोजल दिया गया था, जिसमें मैक्सिमम सिस्टम यूनाइटेड स्टेट के F-35 से अलग होने वाले थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, इसको लेके कोई भी स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन अभी बताया गया कि पिछले थर्सडे को जब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस बार की डिफेंस बजट को एलोकेट किया गया था, तो उसमें लगभग $45 बिलियन एक्स्ट्रा ऐड करने की बात की गई थी। और इस एडिशनल बजट को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के अंदर पास किया गया था, जिसमें खास करके भारत के साथ बेहतर डिफेंस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का एम रखा गया। इस बिल को आने वाले 90 दिन के अंदर ही लागू करने की बात की जा रही है और इसमें भारत को नए 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी सप्लाई करने का प्रपोजल रखा गया। साथ ही इसमें 5G टेक्नोलॉजी और मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेके भी बिल में मेंशन किया गया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वो डायरेक्टली भारत को कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को यानी कि अपनी F-35 को ऑफर करने की कोशिश करते हैं या फिर भारत को अपनी खुद की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका को डेवलप करने में मदद ऑफर करना चाहते हैं। अगला अपडेट प्रलय मिसाइल को लेके। आप सभी को अगर याद होगा तो पिछले साल दिसंबर के महीने में इस मिसाइल के लगातार 2 टेस्ट कंडक्ट किए गए थे और ये 2 टेस्ट कंडक्ट किए गए थे प्रलय मिसाइल की फाइनल ट्रायल थे, जिसके बाद इसको इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया था। अब प्रलय मिसाइल की बात करें तो एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले थोड़ा अलग है और इसको क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। आमतौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, जब उनको लॉन्च किया जाता है तो ये ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो करते हैं। भले ही इनके पास अच्छा खासा स्पीड होता है, लेकिन ये जिस पाथ में जाते हैं वो एक फिक्स्ड पाथ होता है, जिससे दुश्मन को एक आइडिया लग जाता है कि ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये किस पाथ को फॉलो करके आ रहा है या फिर कहाँ पर ये स्ट्राइक करने वाला है। तो ऐसे में उनकी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन प्रलय मिसाइल की बात करें तो ये कोई भी फिक्स्ड पाथ को फॉलो नहीं करता है और मिड एयर में जाने के बाद ये रेगुलर इंटरवल में अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है, जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चलता है कि कहां से उस पर स्ट्राइक किया जा रहा है या फिर ये जो मिसाइल अभी लॉन्च किया जा रही है कहां पर स्ट्राइक करेगा या फिर किस पाथ को फॉलो करने वाला है। तो उस वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी इसको फॉर्मली हमारी आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है और रिसेंटली हमारे पहले के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे यानी कि जनरल बिपिन रावत जी की तरफ से जो रॉकेट फोर्स को बनाने का प्रपोजल दिया गया था, इसको उसी में इंडक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। इसकी रेंज इसकी पेलोड के हिसाब से वेरी कर सकता है, जो कि 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक हो सकता है। लेकिन खास बात यह कि इसकी मैनेवरेबिलिटी की वजह से इसको दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और बताया जाता है कि एक ही प्रलय मिसाइल दुश्मन की एक पूरी एयर डिफेंस यूनिट को खत्म कर सकता है और इसको आगे चल के ब्रह्मोस मिसाइल के साथ इंटीग्रेट करके ऑपरेट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके। आप सभी ने देखा होगा एक महीने पहले ही भारत की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 इंटरसेप्टर को टेस्ट किया गया था
और इससे पहले भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 को ऑपरेशनल किया जा चुका था, जिसे न्यू दिल्ली और मुंबई को प्रोटेक्ट करने के लिए तैनात किया जा चुका है। अब आप सब जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। एक हिस्सा इसका इंटरसेप्टर मिसाइल का होता है, जो कि अगेन इसकी कैटेगरी के हिसाब से 4 अलग अलग टाइप की मिसाइल हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट रेंज में और डिफरेंट अल्टीट्यूड में एंगेज हो सकते हैं। और दूसरा इनका मेन रडार होने वाला है, जो कि सबसे पहले डिटेक्ट करने वाला है कि दुश्मन की तरफ से हमारे ऊपर कोई मिसाइल को लॉन्च किया गया या फिर नहीं किया गया, और अगर लॉन्च किया गया तो सबसे पहले उसको डिटेक्ट करने वाला है। उसके बाद हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। अभी दैनिक भास्कर की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसके मुताबिक उदयपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर 2 डोम स्ट्रक्चर को देखा जा रहा है, जो कि एक हिल के ऊपर मौजूद है, और बताया जा रहा है कि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए डेवलप किए गए लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार होने वाला है, जो कि अकेले ही न्यू दिल्ली से लेकर मुंबई तक एरिया को कवर कर सकता है। लेकिन साथ ही अभी ऐसे 3 और रडार साइट्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है, उनमें से एक उत्तराखंड में, एक मध्य प्रदेश में और दूसरा राजस्थान में बनाने का प्लान किया जा रहा है। और इन रडार्स की पहली यूनिट को अभी 2023 में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और बाद में 2024 तक इन सारे 4 के 4 रडार स्टेशन को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अगला अपडेट भारत और जापान की तरफ से। वैसे भारत और जापान के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफी पुराना है, और डिफेंस सेक्टर में भी भारत जापान के साथ बहुत पहले से अच्छे रिलेशन को मेंटेन करता आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत कोई बड़ी मात्रा में जापानीज डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता है। इसका मेजर कारण ये कि जापान का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम था, ये जापान को बहुत ही सिलेक्टिव वेपन्स को और प्लेटफॉर्म को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस देता था। लेकिन अभी चाइना की बढ़ती हुई ताकत को देखने के बाद जापान की तरफ से इंडो पैसिफिक में खास करके क्वाड नेशंस के साथ अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करने का फैसला किया गया और हाईटेक जापानीज वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भी क्लियरेंस दे दिया गया था। अब इससे भारत को सीधे तौर पर फायदा तो होने वाला, और रिसेंटली जापान की तरफ से अपनी यूनिकॉर्न एंटेनाज को इंडियन नेवी की फ्यूचर वॉरशिप्स के लिए भी ऑफर किया गया था। लेकिन यहाँ पर भारत का जो मेन फोकस होने वाला है वो जापान की अंडर वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि वर्तमान भारत अपनी प्रोजेक्ट 75I को लेकर स्ट्रगल कर रहा है और इसमें सिंगल वेंडर सिचुएशन होने की वजह से इस टेंडर को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो रहा है, और लगातार 3 बार इस टेंडर की डेट को पोस्टपोन किया जा चुका है और अभी इसको अगस्त 2023 तक पोस्टपोन किया जा रहा है। इसमें अभी साउथ कोरिया अकेला कंपटीटर बचा हुआ है, जिसके पास भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले सबमरीन मौजूद है, और जर्मनी के पास भी इंडियन रिक्वायरमेंट को पूरा करने लायक सबमरीन मौजूद है, लेकिन इसमें वो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्लॉज को लेके शामिल होना नहीं चाहते। तो इस वजह से भारत की तरफ से भी जापान से इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है। अभी बताया गया कि अगस्त 2023 तक प्रोजेक्ट 75 टेंडर की डेडलाइन को पोस्टपोन करने के पीछे ये भी कारण हो सकता है कि भारत इसमें जापान और जर्मनी दोनों को वापस इन्वॉल्व करना चाहता है, और अगर इसमें जापान इन्वॉल्व होता है तो वो अपनी सोर्यू क्लास की या फिर ताइगे क्लास की सबमरीन को ऑफर कर सकता है, जिसमें बोथ प्रूवन AIP सिस्टम के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी पैक भी मौजूद है, और ये दोनों इंडियन नेवी की पहली प्रायोरिटी थे। और अब इनिशियली जब 2015 में सेम प्रोजेक्ट 75 टेंडर को फ्लोट किया गया था, तो अब उसमें जापान को भी इन्वॉल्व करने का प्लान किया गया था, लेकिन तब एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल की वजह से जापान इसमें शामिल नहीं हो पाया था। पर अभी जैसे कि टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए जापान क्लियरेंस दे चुका है, तो हो सकता है आगे चल के जापान इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेके। इनिशियली इसको लेके भारत और जापान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें हम रशिया के साथ मिलकर एक एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाले थे, जो कि हमारी फ्यूचर ट्रांसपोर्ट फ्लीट की बैकबोन होने वाला था। लेकिन कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल पॉइंट को लेके ये डील आगे नहीं बढ़ा था, तो उसके बाद हमारा खुद का एक इंडिजिनस हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन आगे चल के हमें ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ सकता है, जो कि हमारी C-17 फ्लीट को, C-130 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को या फिर IL-78 जैसे एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनिशियली जो प्रोजेक्शन किया गया था उसमें बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स में आगे चल के ऐसे करीब 45 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन अभी जबकि ये प्रोग्राम पूरी तरीके से बंद हो चुका है और C-17 का प्रोडक्शन भी अभी बंद हो चुका है, तो भारत कहीं और से इनको खरीद नहीं सकता है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए अभी एयरबस और एम्ब्रेयर दोनों की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, जिसमें एयरबस की तरफ से अपनी A400M और एम्ब्रेयर की तरफ से अपनी C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी दोनों जहाज़ देखा जाए तो मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि फ़िलहाल इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं होते हैं, और अभी एकदम से हम इनको खरीदने का प्लान भी नहीं कर रहे।
पर इन दोनों को लगता है कि आगे चल के फ्यूचर में इनको भारत खरीद सकता है, फिर भारत की तरफ से उनको ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। इसमें एयरबस की पकड़ यहाँ पे थोड़ी मजबूत जरूर हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली C290 एयरक्राफ्ट को लेके उनको 56 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर मिल चुकी है और आगे चल के हो सकता है तो 100 से 150 के आसपास C290 एयरक्राफ्ट को भारत को सप्लाई कर सकते हैं। और अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से और इंडियन नेवी की तरफ से जॉइंटली करीब 15 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए प्रपोजल को सबमिट किया जा रहा है, जिसमें करीब 15 C290 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया। तो इसके बाद हो सकेगा तो एयरबस के लिए अपनी A400 सीरीज के एयरक्राफ्ट को भारत में बेचना थोड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि इसको वो सेम फैसिलिटी में आगे चल के मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जहां पर अभी वो अपनी C290 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। जबकि एम्ब्रेयर की बात करें तो एम्ब्रेयर की पकड़ यहाँ पे थोड़ी ढीली है, जो कि अभी HAL के साथ अपनी मिलेनियम एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर करने को लेकर बातचीत कर रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।